Now, to provide certain relaxation under section 147, income tax have inserted a proviso. This is not provision, this is proviso. Income tax has inserted first proviso to section 147, where income was escaped during the assessment due to the mistake of AO and not because of mistake of the assessee. ये assessee के फेवर में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है. अगर मुझे एक बात बताओ ना, assessee ने सारे इंफॉर्मेशन दे दिए. जब assessee का आप 143(3) कर रहे थे, assessee have given all the replies. Whatever document was demanded by the AO, all the documents are submitted by him, all the questions were replied by him, everything was given to the assessing officer. लेकिन असेसिंग ऑफिसर एग्जैक्ट इनकम कंप्यूट नहीं कर पाया ड्यू टू हिज फॉल्ट. उसकी कुछ गलती हो गई या उसका अंडरस्टैंडिंग अलग था. ही असेस इनकम ओनली 100 लाख रुपीज, और उसको 2-3 साल के बाद पता चलता है, 1 साल के बाद पता चलता है, अरे मैंने तो गलती कर ली, वहां पे मेरी गलती हो गई थी, एओ की गलती हो गई थी. अब मैं इसकी रीअसेसमेंट करता हूँ 147 में, और मुझे तो कम से कम 300 लाख रुपीज इसका असेस करना चाहिए था, ऐसा एओ को लग रहा है. तो कैन ही डू सो? तो नहीं कर सकता. अभी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया सुनो, वेयर असेसमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड अंडर 143 और 147, मतलब या तो आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट हो चुका है या आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो चुका है. दोनों केसेस में असेसी ने कोऑपरेट किया. देखो 144 नहीं है यहाँ पे, 144 में असेसी कोऑपरेट नहीं करता, 143(3) में कोऑपरेट करता है, 147 में कोऑपरेट करता है. देन नो एक्शन अंडर 147 कैन बियॉन्ड 4 years फ्रॉम द एंड. देन नो एक्शन कैन बी टेकन, ऐसा एक वर्डिंग होना चाहिए था. Then no action under section 147 can be taken beyond 4 years from the end of the relevant assessment year. यहाँ पे ना no action can be taken ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना. Where assessment has already been made under section 143 और 147, जहाँ पे assessor ने cooperate किया था, no action can be taken under section 147 beyond 4 years from the end of the relevant assessment year if assessee has furnished the ROI, assessee ने ROI भर दिया था, and have disclosed truly and fully, ये दो वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, have disclosed truly and fully all material facts necessary for the assessment. सब कुछ उसने सच सच बता दिया था, उसने कुछ भी छुपा के नहीं रखा था. तो आप उसका रीअसेसमेंट 4 साल के ऊपर ओपन नहीं करोगे, इवन द इनकम एस्केप असेसमेंट इज बियॉन्ड 1 लाख रुपीज ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ एओ. तो यहाँ पे वो क्लियरिफाई किया क्या है. It can be possible only if the income escape due to the mistake of AO, and this provision is not applicable to the foreign asset. Foreign asset को ये नहीं लगता. Foreign asset अगर आपका मिला जाएगा तो आपका डेफिनेटली असेसमेंट 4 साल के ऊपर ओपन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. यहाँ पे देखो सेक्शन 150 मैंने आपको पढ़ाया. 150 मतलब मैंने बोला जब अपील या रिवीजन में से ऑर्डर आता है, कोर्ट बोलता है कि इसका रीअसेसमेंट करो, तो रीअसेसमेंट तो करना पड़ेगा. No time limit for issue of notice under section 140 if it notice is issued in a consequence of or to give effect of any finding or direction contained in an order passed by any authority in appeal, revision or reference or any court under any other law. तो सर कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास किया तो कोर्ट के ऑर्डर को हम कैसे डिनाई कर सकते हैं. कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ऑर्डर दिया होगा, तो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर आपका टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता. However, such relaxation will not be applied. लेकिन उसमें भी उन्होंने assessee को बचा के रख दिया. Such relaxation will not apply where any such assessment or reassessment relate to any assessment year in respect of which assessment or reassessment could not have been made at the time the order which was subject matter of appeal, reference, revision as the case may be was made on account of the expiry of the time limit at that point of time itself. आपका टाइम एक्सपायर हो गया था और आपने अगर अपील उसके बाद किया हुआ है, या जब आपने अपील किया था तभी आपको ओरिजिनली नोटिस आ ही नहीं सकता था, ओरिजिनल नोटिस ही नहीं आ सकता था. जिसको चैलेंज किया वो छोड़ दो, आपका ओरिजिनल नोटिस ही टाइम बार्ड है. आपका अगर ओरिजिनल नोटिस ही टाइम बार्ड होगा तो कोर्ट की ऑर्डर भले आ जाए फिर भी आप असेसमेंट नहीं कर सकते. आपका जो ओरिजिनल नोटिस गया था असेसी को, फर्स्ट नोटिस जिसको असेसी ने चैलेंज किया है, वो टाइम लिमिट में जाना चाहिए. अगर फर्स्ट नोटिस टाइम लिमिट में जाएगा तो कोर्ट का ऑर्डर तो 4 साल के बाद आने दो, 10 साल के बाद आने दो, 25 साल के बाद आने दो, वो वैलिड ही रहेगा. अगर ओरिजिनल वैलिड रहेगा तो कोर्ट का ऑर्डर भी वैलिड रहेगा. ओरिजिनल नोटिस ही टाइम बार्ड था तो कोर्ट भी आपको एडिशनल पावर नहीं दे सकता, क्योंकि कोर्ट लॉ के ऊपर नहीं है. देखो उसका आपको
एक यहाँ पे एग्जांपल से ही पता चलेगा, ऐसे पढ़ के तो नहीं समझेगा। द असेसमेंट ऑफ मिस्टर हरी फॉर असेसमेंट ईयर 11-12 वाज मेड ऑन 20th March 2013। तो ये किया गया था, एवाई 11-12 का असेसमेंट आपका 28 मार्च 2013 पे किया, मेकिंग एन एडिशन ऑफ 3,25,000। तो 1 लाख से ज्यादा है तो 6 साल का टाइम लिमिट है गवर्नमेंट के पास, 6 years का। फॉर अ सर्टन इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10-11, रिसीव्ड किया गया था 10-11 में और इसका असेसमेंट हो गया, ठीक है ना, रिसीव्ड किया गया और इसने डिपार्टमेंट को दिखाया नहीं था ये इनकम, तो डिपार्टमेंट ने पकड़ के इसका असेसमेंट कर लिया। असेसी कंटेस्टेड दैट द एडिशन बिफोर सीआईटी, ठीक है ना, उसने चैलेंज कर दिया, सीआईटी अपील मतलब कमिश्नर ऑफ अपील्स फर्स्ट अपील कर दिया, बट लॉस्ट द केस। तो सीआईटी अपील लेवल पे वो गया और वहां पे केस हार गया। सीआईटी अपील लेवल पे केस हारने के बाद आईटीएटी पे जाना पड़ता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। आपका जब अपील का चैप्टर हो जाएगा तो यू विल बी फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी, सीआईटी अपील एंड आईटीएटी। द आईटीएटी पास एन ऑर्डर एज ऑन 26 Feb 2018। कितना टाइम लग गया देखो, 2018 आ गया उसको आईटीएटी से ऑर्डर लेते लेते। होल्डिंग दैट द said income was not taxable in the year of accrual being 5, was not taxable in the year of accrual being 5/6 relevant to AY 67, the AO issued notice। देखो क्या बोलता है, said income was not taxable in the year of accrual being 5/6 relevant to AY 67, the AO issued notice under 148 for AY 67 in the March 2018 bringing the tax on sum 3,25,000। यहाँ पे एक लाइन शायद मिसिंग है, उन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो इनकम है ना ये 10-11 का नहीं है, बट दिस इनकम शुड हैव बीन टैक्स इन द प्रीवियस ईयर 6-7। अब 6-7 का तो 2011-12 में नोटिस आपको देना नहीं चाहिए था। तो एवाई क्या है इनका, देखो एवाई क्या है, एवाई 6-7 है, एवाई 6-7 है। ओरिजिनल नोटिस कब आया था आपको, ओरिजिनल नोटिस कब आया था, ओरिजिनल नोटिस आया था 20th March 2013 पे। 6-7 में 6 ईयर ऐड कर दो, 6-7 में अगर 6 ईयर ऐड कर देते तो कौन सा डेट आ जाता है, 31st March 2013 आ जाता है। एम आई राइट? 6-7 में अगर आप ये जोड़ देते तो 31st March 2013 आ जाता है, और 31st March 2018 के पहले आपका इंक्वायरी चालू हो गया था। तो टाइम ये अगर 6-7 का भी इनकम बोलते हो तभी भी वैलिड है ना नोटिस। 6-7 का भी अगर आप ये नोटिस बोलते हो, चलो ठीक है 11-12 का नहीं है, इनकम 6-7 का है, तभी भी तो वैलिड ही है ना। 31st March पे आया था ना नोटिस आपको। एओ ने खाली ईयर ऑफ रिसिप्ट में लिया था, ईयर ऑफ अक्रूवल में होना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ रहा है कि आपको 6-7 का भी अगर कोर्ट बोलता है कि ये इनकम 6-7 का है, तभी भी तो नोटिस, ओरिजिनल नोटिस वैलिड ही था ना। हाँ, ओरिजिनल नोटिस वैलिड था। अभी आगे जाके उन्होंने देखो क्या बोला है, इफ द नोटिस इज वैलिड, चलो ये तो बता ही दूंगा। वुड योर आंसर चेंज इफ द सेड नोटिस, if in the said notice the assessment order for 11-12 was made on 4th April 2013 instead of 20th March 2013। अगर आपको ओरिजिनल नोटिस ही 4th अप्रैल पे आता तो इनवैलिड हो जाता ना, तो 6 साल के बाद आता। आर यू गेटिंग दिस? अगर ओरिजिनल नोटिस 20th मार्च पे नहीं आके अगर 4th अप्रैल पे ओरिजिनल नोटिस आता तो ये टाइम बार्ड हो गया था ना। बस ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, पढ़ लो खाली। सेक्शन 147 requires to issue notice under section 148 within 6 years from the end of the relevant assessment year where income escaping assessment exceeds 1 lakh rupees। तो ये तो बेसिक लॉ है कि 6 साल में आपको नोटिस आ जाना चाहिए। Accordingly, in respect of AY 11-12, notice at any time to give effect to finding contained in the appellate order। और क्या हो सकता है, एनी टाइम आप 11-12 के लिए तो कभी भी आप नोटिस इशू कर सकते हो, क्योंकि वो ऑर्डर आईटीटी के ऑर्डर से आ रहा है। चलो ठीक है। However, this is subject to the provision of section 150 subsection 2 which places a restriction that if as on date of passing the order which was subject matter of appeal no notice could have been issued। जिस दिन आपने ऑर्डर पास किया उस दिन आप पहले ही नोटिस, पहले का नोटिस ही नहीं इशू कर सकते थे, पहले का ओरिजिनल टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। Then such notice cannot be issued by virtue of enabling provision of section 151। In this case, income was taxable in the AY 67 as per the order of ITAT। ITAT ने बोल दिया 6-7 में taxable होना चाहिए था। The 6-year time limit in this case expires as on 31st March 2013।
Since the original assessment in respect of such income was made on 20th March 2013, the notice issued under section 148 consequent to the order of ITAT is valid. तो ये पहला वाला ओरिजिनल वैलिड था, तो अभी वाला भी वैलिड होगा, कोर्ट की ऑर्डर भी वैलिड हो जाएगी, ठीक है ना। आगे क्या बताना है, होल्ड द असेसमेंट ऑर्डर फॉर AY 11-12 बीन मेड, हैड होना चाहिए, होल्ड नहीं होना चाहिए, had the assessment order for AY 11-12 been made on 4th April 2013 instead of 20th March 2013, then the same would have been outside the 6-year time limit from AY 67. Hence, since the notice could not have been issued at that point of time, it cannot be now issued invoking the provision of section 151. ओरिजिनल नोटिस इश्यू करने का ही अगर आपका टाइम एक्सपायर हो चुका था, तो आप एक्सेप्शन को यूज करके, कोर्ट का नाम यूज करके, आप ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद मेरा ऑर्डर ओपन कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओरिजिनल नोटिस, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर अगर विद इन 6 years हुआ रहेगा, तो फिर आपका जो रिवाइज नोटिस आ रहा है या रिवाइज प्रोसीडिंग आप चालू कर रहे हो ड्यू टू द कोर्ट ऑर्डर, वो आप कर सकते हो। ये एक्सेप्शन है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पढ़ा दिया बस, है लॉ में तो मैंने पढ़ा दिया, आपके मॉड्यूल में तो शायद उसके ऊपर इतनी बड़ी बात लिखी भी नहीं है। नहीं लिखा ही नहीं है आपके मॉड्यूल में, ये सब लिखा ही नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। सेक्शन 152 सबसेक्शन 1, टैक्स रेट फॉर इनकम एस्केप असेसमेंट। अभी हमने एक केस किया कि सर, अभी हमने एक केस किया जिसमें आपको पता चला कि AY 67 का मैटर ओपन हो गया था। कभी हुआ था, अभी पकड़ लो, अभी AY 2021 में ये मैटर ओपन हुआ है, ठीक है ना, 67 का। तो टैक्स रेट कौन से ईयर का लेंगे, AY 2021 का या 67 का? इनकम यहां का है, कोर्ट बोलता है इनकम यहां का है, टैक्स रेट कहां का लिया जाएगा, 67 का या 2021 का? कोर्ट ने बोल दिया यहां का इनकम है, तो टैक्स रेट कहां का आएगा, 67 का ही आएगा, मतलब रिस्पेक्टिव ईयर का आएगा सर। ऐसे नहीं कि आपने करंट ईयर में, आप, थैंक यू, आपने अगर करंट ईयर में ओपन किया है तो करंट ईयर का ही टैक्स रेट लिया जाएगा, ऐसे नहीं है। वो इनकम जिस साल का होगा उस साल का टैक्स रेट लिया जाएगा, ऐसा लिखा गया सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 में, रिस्पेक्टिव ईयर का टैक्स रेट लिया जाएगा, रिस्पेक्टिव ईयर का। सर सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपको असेसमेंट ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा असेसमेंट, ठीक है ना। इसका एक ही एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, शायद उस एक एग्जांपल में आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको मैंने 44 AD पढ़ाया हुआ है PGBP में, आई होप आप लोगों को थोड़ा तो याद आ रहा है 44 AD, थोड़ा तो याद आ रहा है। 44 AD में हम प्रिजम्पटिव इनकम की बात करते हैं, बिजनेस की जिनका टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 200 लाख या 2 करोड़ है, उनको हम बोलते हैं कि सर एक काम करो आप, अगर आपने अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट वगैरह ऐसा जो बैंकिंग सिस्टम से अगर टर्नओवर लिया तो उसका 6% लमसम भर देना, और एनी अदर मोड से लिया होगा तो 8% लमसम ऑफ द टर्नओवर आप क्या कर दो, टैक्स भर दो, मतलब प्रॉफिट दिखा दो। ये ऐसी बात करते थे, याद आ रहा है आपको, थोड़ा तो याद आना चाहिए, तभी एग्जांपल दे पाऊंगा, नहीं तो एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। प्रिजम्पटिव तो याद आ रहा है कि आपको 44 AD प्रिजम्पटिव, प्लीज अदर्स आल्सो रिप्लाई, ओनली अमय हैज सेड यस। हाँ पीजीबीपी का 44 AD पीजीबीपी, प्रिजम्पटिव इनकम, ये सर आपको याद आ रहा है। वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, कैन असेसी शो हायर प्रॉफिट मार्जिन देन 6% एंड 8%? क्या हायर प्रॉफिट मार्जिन दिखा सकता है असेसी, हायर? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। गवर्नमेंट ने बोला है 6% 8% दिखा दो, लेकिन क्या असेसी हायर प्रॉफिट दिखा सकता है, से फॉर एग्जांपल 12%? हायर तो दिखा ही सकता है ना, हायर दिखाएगा तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? हायर दिखाएगा तो हायर टैक्स जाएगा ना। लोअर में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम था, लोअर दिखा सकता है क्या, तो मैंने आपको बोला था हाँ लोअर भी दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है क्या आपको?
हायर भी दिखा सकता है, लोअर भी दिखा सकता है, लेकिन लोअर के लिए रेस्ट्रिक्शन है, हायर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड आप हायर दिखा सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, हायर दिखा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब आप सोचोगे सर ये हायर क्यों दिखा रहा है, उसको लोन चाहिए बैंक से, ठीक है ना। हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसका टर्नओवर पकड़ लो, टर्नओवर 25 लाख रुपए है। अब 25 लाख का आप ले लो, 25 लाख का ले लो, 6% ले लो या 8% भी लेते हो आप, 25 लाख का मैं 8% अगर लेता हूं तो खाली 2 लाख रुपीज आता है। मुझे बता दो 2 लाख रुपीज का अगर मैं प्रॉफिट दिखा दूंगा तो बैंक लोन मिलेगा क्या, जल्दी बोलो। 2 लाख का मैं इनकम दिखा रहा हूं तो बैंक लोन कैसे मिलेगा मुझे। तो वो असेसी बोलता है नहीं नहीं, आप एक काम करो ना सर प्लीज ना, कुछ तो करो ऐसा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखे थोड़ा, हमको क्या फर्क पड़ता है। हम बोलेंगे ठीक है, आपको क्या दिखाना है, 25 लाख इंटू 18 टिक्का दिखा दो, 4.5 लाख दिखा दो, इससे भी ज्यादा चाहिए 22% दिखा दो, 25 लाख इंटू 22% दिखा दो, 5.5 लाख हो गया। आप 18% दिखाओ, आप 22% दिखाओ, गवर्नमेंट ने रोका थोड़ी ना कि आपको। आप ये सोचोगे कि सर ये असेसी टर्नओवर क्यों नहीं बढ़ा रहा है, फिर अपना बाबा टर्नओवर बढ़ाएगा तो जीएसटी भी भरना पड़ेगा ना अपनी जेब में से उसको, जीएसटी का भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। टर्नओवर ऊपर जाएगा तो जीएसटी का भी लाइबिलिटी ऊपर जाएगा। तो टर्नओवर ऐसे मजाक मजाक में नहीं बढ़ता अभी, पहले जैसा नहीं है कि हाँ ठीक है ना टर्नओवर 5 लाख से बढ़ा देना, उसमें क्या है, टर्नओवर नहीं बढ़ाना है लेकिन प्रॉफिट बढ़ाना है। ऐसे लोग करते हैं, टर्नओवर छुपाते हैं और प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं, ये प्रैक्टिकल होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैं कुछ थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसा हम हमारे क्लाइंट के साथ भी करते हैं। टर्नओवर बढ़ाया तो जीएसटी का लाइबिलिटी बढ़ता है और जीएसटी के रिटर्न्स ऑलरेडी जा चुके हैं लास्ट ईयर के, अभी उनको रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो प्रॉफिट कैसे बढ़ाया सर, तो हायर मार्जिन दिखा के। आगे जाके इसी एसएससी को डिपार्टमेंट का नोटिस आया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट का नोटिस आया और डिपार्टमेंट ने पता किया कि इसने एक बिजनेस छुपा के रखा है, इसने बिजनेस दिखाया, एक बिजनेस दिखाया था एक बिजनेस नहीं दिखाया था, या कुछ बिल बुक दिखाए थे कि कुछ बिल बुक नहीं दिखाए थे, और इसका टर्नओवर मिनिमम 15 लाख और बढ़ना चाहिए, 15 लाख से इसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को, 15 लाख से इसका टर्नओवर बढ़ना चाहिए। टर्नओवर पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, टर्नओवर पकड़ लिया कि 15 लाख का आपका टर्नओवर मिनिमम बढ़ना चाहिए। मैंने बोला ठीक है बढ़ा दो सर, तो 25 लाख प्लस 15 लाख करोगे तो कितना बढ़ता है सर, 40 लाख होता है। तो मैंने तो ऑलरेडी 5.5 लाख पे टैक्स भर दिया है ना, आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 5.5 लाख। गवर्नमेंट के हिसाब से 40 लाख का अगर मैं 8% निकालता हूं तो 3.2 लाख आता है। बोलो ये तो हक है ना मेरा। अब टर्नओवर बढ़ा दो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका 8% भरना था ना मुझको। सर आप टर्नओवर बढ़ा दो, 40 लाख का तो 8% ही भरना था मुझे, तो 40 लाख का 8% सर 3.2 लाख आता है, वेयर एज आई हैव ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 5.5 लाख एज माय चॉइस, वॉलंटरी मैंने भरा था सर। तो आपने इनकम बढ़ाने के बाद भी जो आप बोल रहे हो ना, उससे ज्यादा तो टैक्स मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो आपको नहीं लग रहा मेरा असेसमेंट ड्रॉप होना चाहिए। आप असेसमेंट करके कर भी क्या लोगे, चलो ठीक है कर लो असेसमेंट, 40 लाख का असेसमेंट कर लो और 3.2 लाख पे मेरा प्रॉफिट आके बिठा दो, क्योंकि मेरा असेसमेंट होगा तो 144 एडी में ही होगा, मैं बता रहा हूं, होगा तो 44 एडी में ही होगा। जाओ कर लो मेरा असेसमेंट, बोलो ये डिपार्टमेंट के फेवर में है क्या 3.2 पे असेसमेंट करना। अरे बोलो क्या डिपार्टमेंट के फेवर में 3.2 पे असेस करना, नहीं। तो अगर असेसी खुद ही प्रूव कर देता है, देखो प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर 147 कैन बी ड्रॉप किया जाएगा बाय द एओ इफ assessee satisfy him that there will be no impact or no effect on his tax liability। सर आप मेरा इनकम रीअसेस करके मेरा टर्नओवर बढ़ा के इनकम टैक्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीएसटी वालों को थोड़ा टैक्स मिल जाएगा लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इनकम which has escaped the assessment and assessee has not gone in any appeal revision and reference। आप कोई भी अपील में नहीं जा रहे हो, कोई भी रिवीजन में नहीं जा रहे हो, कोई भी रेफरेंस में नहीं जा रहे हो, आप बता रहे हो कि सर मैं आपकी कसम खाता हूं मैं अपील में नहीं जाऊंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अगर असेसमेंट कर लोगे ना सर तो ये टैक्स नहीं बढ़ने वाला, टैक्स उतना ही रहेगा, शायद थोड़ा कमी हो जाएगा अगर आप जिद पे अड़े रहो तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स भर दिया है, ठीक है ना। ये समझा आप लोगों को मैंने क्या बोला, मैंने ऑलरेडी ज्यादा टैक्स भर दिया है सर, तो आप उसका टेंशन मत लो, टर्नओवर छुपा के रखा था लेकिन टैक्स मैंने जेन्युइनली भरा है, ज्यादा ही भर दिया है, ठीक है।
सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 153 से आता है ये। सर टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट। सर ये जो असेसमेंट चालू है ये कंप्लीट कितने टाइम में होगा? तो गवर्नमेंट ने पहले 9 मंथ रखे थे। 2019 तक का जो टाइम पीरियड था ना ये असेसमेंट कंप्लीट करने का, ये 9 मंथ है। आपको याद आ रहा है क्या? 147 और 144 कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 12 मंथ का टाइम लिमिट बताया था। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन असेसमेंट जो है ना 153 में दिए जाते हैं। मैंने बोला था आपको 143 स्क्रूटिनी और 144 बेस जजमेंट असेसमेंट, ये जो है ये 12 महीने में खत्म हो जाने चाहिए। ये बताया था मैंने आपको, याद है आपको? ये जो असेसमेंट है ये 12 मंथ में खत्म हो जाए। ये प्रेशर एओ के ऊपर है कि भैया एओ जल्दी जल्दी मेरा असेसमेंट खत्म करो। अभी ये असेसमेंट इससे ज्यादा सीरियस है ना, 147 का असेसमेंट इन दोनों से ज्यादा सीरियस है। तो अगर एओ होते तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? बोलो ना, 147 के केसेस को प्रायोरिटी दोगे जहां पे टैक्स की चोरी पक्का है, या 143 144 जहां पे आप ऐसी क्रॉस चेक कर रहे थे? वेयर विल यू गिव मोर प्रायोरिटी? आप पहले कौन से मैटर क्लोज करोगे? आप एओ हो, आपके हाथ में 50 काम है। आप पहले 147 क्लोज करोगे कि 143 क्लोज करोगे? ऑब्वियसली एओ को पहले 147 क्लोज करना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 9 मंथ रखा था बोल रहा हूं, पहले 9 मंथ था, जो जेन्युइन भी था, लॉजिकल भी था। तो सर ये 9 मंथ में अगर ये कंप्लीट होना था, ठीक है ना, इफ नोटिस वाज सर्व्ड बिफोर 1/4/2019 तो 9 मंथ में कंप्लीट करना था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि यहाँ पे भी 12 मंथ है, यहाँ पे भी 12 मंथ ही रहने दो, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी आने के लिए उन्होंने बोल दिया 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? 12 मंथ हो गया, ये 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वाज सर्व। जिस साल में आपको नोटिस आया हुआ है उसके 12 महीने में आप लोगों को असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी आफ्टर 1/4/2019 अगर नोटिस आया है तो ये वाला लॉ है। 1/4/2019 के पहले का अगर कोई मैटर चालू था तो उसके लिए 9 मंथ का ही टाइम लिमिट था। If AO served notice under section 148 to the assessee and assessee filed a return in response under section 148, then AO should serve notice under section 143 to 143 मतलब क्या होता है? Scrutiny assessment is served within 6 months from the end of the financial year in which return was filed. If the notice under section 143(2) is served after 6 months, the proceeding under section 148 shall be invalidated. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, 147 में असेसमेंट नहीं होता, 147 में ऑर्डर निकलता है। असेसमेंट तो होना ही है, असेसमेंट तो होना है एज पर स्क्रूटिनी ओनली। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ओरिजिनल असेसमेंट जो है ना वो 143 और 144 ही है। ओरिजिनली दो ही असेसमेंट है लॉ में, 143 एंड 144, ठीक है ना। अगर असेसी कोऑपरेट करता है तो 147 हो जाएगा इन रीडिंग विथ 143(3), और अगर असेसी कोऑपरेट नहीं करता तो 147 होता है बेस जजमेंट असेसमेंट 144 के हिसाब से। तो ये दोनों सेक्शन में असेसमेंट तो सर 143 और 144 का ही हो रहा है, खाली एक्स्ट्रा पावर आपको 147 देता है। तो 147 का नोट असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से स्क्रूटिनी का नोटिस तो देना ही है। रिटर्न आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स तो मंगानी ही है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उसको बुलाना है, वो सारी बातें तो होनी ही है, ठीक है ना। चलो सर, अभी जैसे मैंने आपको पहले फेसलेस असेसमेंट पढ़ाया है, तो क्या सर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी फेसलेस होगा अभी? तो डेफिनेटली होगा, इनकम एस्केप असेसमेंट भी फेसलेस होगा, ये उसी में कवर किया गया है, ठीक है ना। ओरिजिनली ये लॉ में नहीं था कि इनकम फेसलेस असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए नहीं होता था, ये तो फिजिकली हो रहा था। गवर्नमेंट ने बोल दिया लास्ट ईयर नहीं ये भी 147 भी कहां पे चला जाएगा? फेसलेस में ही चला जाएगा। और फेसलेस क्यों होना चाहिए आपको पता ही है, वाई फेसलेस, क्योंकि वो सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अभी करप्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पे फेसलेस में। देखो, the central government may make a scheme by notification in official gazette for the purpose of assessment and reassessment and recomputation under 147, or issuance of notice under 148, or sanction of the issue of notice under 151, so as to impart greater efficiency, transparency and accountability by eliminating interface between IT authority and assessee, by optimizing utilization of resources and introducing team based assessment। ये सब आप लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा है, यहाँ पे भी आ गया। 147 भी अभी फेसलेस होता है, बस इतना मुझे बताना था। यहाँ पे मेरा 147 खत्म हो जाता है, एक्सेप्शन पढ़ा दिया मैंने।
टाइम लिमिट पढ़ा दिया, 9 मंथ था पहले, अभी 12 मंथ हो चुका है। फेसलेस आ गया, ये भी बता दिया। ये समरी टेबल आपके माइंड में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। समरी टेबल फॉर टाइम लिमिट इंटीमेशन जो जा रहा था 143 में, आपको अगर याद आ रहा है तो इट मस्ट बी सेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। इश्यूएंस ऑफ स्क्रूटिनी नोटिस 143 जो था वो 6 मंथ में जाता है नोटिस, ये भी आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है कि नोटिस 6 मंथ में ही जाना चाहिए स्क्रूटिनी का। कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट या बेस जजमेंट असेसमेंट 143 144 का असेसमेंट 12 मंथ में कंप्लीट होता है। पहले 18 था, अभी 12 मंथ हो चुका है, ठीक है ना। फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इश्यूएंस ऑफ नोटिस फॉर द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, नोटिस जाना चाहिए सर 6 ईयर्स, ठीक है ना। 16 ईयर भी जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। और कंप्लीशन जो होगा वो पहले 9 मंथ था, अभी ये भी 12 मंथ हो चुका है। बस इतना ही है। अभी ये सेक्शन हमारे हुए ही नहीं है, 254 263 264, ये सब अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो सब समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद एक नया सेक्शन आपके लॉ में आता है, वो है सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। इसके लिए हमें नया लेक्चर चालू करना पड़ेगा,